नेक्स्ट जो मेथड है बच्चों, थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में नो फिजिकल कांटेक्ट और नो कनेक्शन, किसी भी तरह के कोई कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसा कि हमने कंडक्शन में देखा था कि हमें दो कंडक्टिंग बॉडी को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ न्यूट्रल कंडक्टर is made electrically charged when placed near a charged object is known as charging by induction। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी है आपके पास और एक चार्ज बॉडी है, और हमें बाय इंडक्शन न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है। तो पहले इंडक्शन का फेनोमेना क्या है देखते हैं। ये एक न्यूट्रल बॉडी है, आपने देखा कि न्यूट्रल बॉडी में देखिए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसका चार्ज 0 हो गया। अब इस न्यूट्रल बॉडी को हमने यहां प्लेस किया और इसके पास में मैं एक चार्ज बॉडी को लेकर आया। ये चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है। जैसे मैं न्यूट्रल बॉडी के पास में चार्ज बॉडी को लेकर आऊंगा, राइट, तो अगर मैं इसको कंडक्टर मान लेता हूं, इस न्यूट्रल बॉडी को मैं कंडक्टर मान लेता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव और यहां पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस बॉडी में से बाहर नहीं निकाल पाएगा, केवल अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, दैट मींस इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब इसका एक एंड जो है, नियरेस्ट वाला एंड जो है, इसके नियरेस्ट वाला वो नेगेटिव चार्ज आएगा और जो दूसरा एंड है, जो फार्देस्ट एंड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो चार्ज बॉडी है उसका जो चार्ज है उसको तो हम बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज, और यहां पे जो इंडक्शन की वजह से ये वाला जो सरफेस है वो नेगेटिव बना और ये वाला जो है वो पॉजिटिव बना, इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। अब यहां देखिए इंड्यूस्ड चार्ज जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, माइनस क्यू डैश और इधर प्लस क्यू डैश। तो ये जो फेनोमेना है, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। अब नेक्स्ट, जैसे मुझे इस इंड्यूस चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है, माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश जो आया है। आप देखिए इंडक्शन के फेनोमेना में, इससे पहले इंडक्शन के फेनोमेना में जब इस पे माइनस और इस पे प्लस आया, इसके चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आया, इसका चार्ज सेम ही रहेगा। इसका मतलब इन फेनोमेना ऑफ इंडक्शन, इंड्यूसिंग चार्ज, और इसको मैं सोर्स चार्ज भी कह सकता हूं, रिमेन्स सेम या कांस्टेंट, ठीक है। और तो यहां पर मैं इंड्यूसिंग चार्ज और सोर्स चार्ज Q रिमेन्स अनचेंज्ड और सेम, और इस इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू है उसके लिए फॉर्मूला है Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां पे ध्यान रखना है, जो एप्सिलॉन आर है वो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। किसका है? न्यूट्रल बॉडी का। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो न्यूट्रल बॉडी का है और इसकी जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा बराबर तक हो सकती है और इंफिनिटी से कम और उसके बराबर तक हो सकती है। स्पेशली अगर मैं मेटल या कंडक्टर के लिए बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। अब अगर मान लीजिए हमारी न्यूट्रल बॉडी कंडक्टर है या मेटल है, तो आप देखिए जब मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहां पे इंफिनिटी रखूंगा तो क्यू डैश 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 0। तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूट्रल बॉडी या जिस बॉडी को मुझे इंडक्शन से चार्ज करना है, अगर वो कंडक्टर है तो उस पे जो चार्ज आएगा, इंड्यूस चार्ज जो आएगा, वो किसके बराबर होगा? सोर्स चार्ज के बराबर या इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर। और यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज होती है। इंड्यूस चार्ज की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि क्यू डैश जो है इंड्यूस चार्ज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब यहां पर आप ये देखिए, यहां पर बॉडी अभी
कंप्लीटली चार्ज नहीं हुई है, मतलब इस पर माइनस क्यू डैश और इस पर इधर प्लस क्यू डैश। कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से उससे बाहर निकले या बाहर से इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करें, तब जाके वो बॉडी जो है वो चार्ज मानी जाती है। यहां पर हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है बॉडी में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो इधर इकट्ठे हो गए, मतलब इधर नेगेटिव चार्ज हो गया और इधर डेफिशिएंसी होने की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी तो अब भी न्यूट्रल ही है, बस केवल अरेंजमेंट चेंज हुआ है, माइनस क्यू डैश हो गया प्लस क्यू डैश हो गया। अब मुझे बॉडी को चार्ज करना है। इंडक्शन की हमने बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उसका जो फेनोमेना होता है वो किस तरह का है हमने बात की। अब इंडक्शन की हेल्प से हम बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, देखिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स की हेल्प से हम बॉडी को चार्ज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू अ न्यूट्रल बॉडी और न्यूट्रल स्फीयर। ये देखिए एक न्यूट्रल स्फीयर है जिसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब नेट चार्ज कितना है इसका, 0। अब इस न्यूट्रल बॉडी के पास में मैंने एक चार्ज बॉडी को रखा हुआ है। अब यहां पर समझने की बात क्या है, हमने जैसे कंडक्शन में बात की थी कि अगर किसी भी बॉडी को जब मैं चार्ज सप्लाई करूंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पोटेंशियल आएगा और अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव का पोटेंशियल आएगा। तो यहां पर ये चार्ज बॉडी है, इसका मतलब डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, राइट। तो यहां पर आप देखिए मैं ये मान लेता हूं कि इसके ऊपर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 40 वोल्ट है, पोटेंशियल की जो यूनिट है वो वोल्ट में होती है, इसलिए मान लीजिए इसका पोटेंशियल 40 वोल्ट है। अब इसकी बात करें, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, यह हमें देखना है। तो इसके पहले कंडक्शन में हमने बात की थी कि चार्ज है तो पोटेंशियल होगा, चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी जिसपे चार्ज नहीं है और उसके पास में कोई अदर चार्ज बॉडी रखी हुई है तो भी इस पर पोटेंशियल आ सकता है। सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, आपने उसको हीट सप्लाई की तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर उस बॉडी के पास में हम खड़े हुए हैं तो हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। सेम थिंग यहां पर भी वही चीज है, क्योंकि यहां पर न्यूट्रल बॉडी के पास में चार्ज बॉडी रखी हुई है तो इसके ऊपर तो पोटेंशियल आएगा ही, इस पर भी इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, लेकिन इसके कंपेयर में कम आएगा। मान लीजिए इसका पोटेंशियल आया 20 वोल्ट, तो एक तरह से ये वाली जो बॉडी है इस पे 20 वोल्ट का पोटेंशियल है, राइट, और चार्ज इस पे कितना है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उस पर भी पोटेंशियल आ सकता है अगर उसके पास में कोई अदर चार्ज बॉडी रखी हुई हो तो, राइट। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, चार्ज कितना हो जाएगा 0, लेकिन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव होगा। सेकंड स्टेप में आप देखिए, अब मुझे इसको चार्ज करना है। मैंने क्या किया है, ये जो न्यूट्रल बॉडी है इस न्यूट्रल बॉडी को मैंने अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने का मतलब है मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब अर्थ जो होता है वो एक तरह का कंडक्टर ही है, राइट, और अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हम 0 मानते हैं, क्योंकि अर्थ का साइज इतना बड़ा है कि अगर मैं उसको थोड़ा बहुत चार्ज दे भी दूंगा तब भी उसके पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए समुद्र है, उसमें अगर मैं 2-4 बाल्टी अगर पानी भर दूं तो क्या उसका लेवल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। सिमिलरली यहां पर आप देखिए अर्थ का साइज जो है वो इतना बड़ा होता है कि अगर उसमें थोड़ा सा चार्ज हम सप्लाई कर दें या उसमें थोड़ा चार्ज निकाल लें तो भी उसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं होता है, और अर्थ का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। तो यहां आप देखिए हमने इसको अर्थिंग किया है, ये सिंबल जो है इसका मतलब होता है कि हमने अर्थिंग किया हुआ है, और अर्थ का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट और जो बॉडी है इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट। अब आप ये देखिए बच्चों, हम एक चीज जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज का फ्लो जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होता है, राइट। अब फ्लो तो केवल इलेक्ट्रॉन का ही होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की हम बात नहीं करते हैं सॉलिड में,
तो यहां पर ये कंडक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट किया है, तो अपने आप क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में एंटर करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बॉडी में एंटर करेंगे तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ना स्टार्ट होगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा। तो जब नेगेटिव चार्ज इसमें बढ़ना स्टार्ट होगा तो नेगेटिव का पोटेंशियल भी आएगा। चार्ज आने की वजह से ऑलरेडी इस पर कितना पोटेंशियल है बच्चों, पॉजिटिव का 20 वोल्ट फॉर एग्जांपल हमने लिया है ये। अब जैसे जैसे नेगेटिव का चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव का पोटेंशियल बढ़ेगा, तो नेगेटिव का पोटेंशियल मान लीजिए माइनस का 5 वोल्ट हो गया। 20 वोल्ट ऑलरेडी इसके पास है, तो टोटल कितना हो गया 15 वोल्ट। और चार्ज बढ़ा, कितना हो गया माइनस का 10 वोल्ट। 20 वोल्ट ऑलरेडी इसके पास है, नेट कितना हो गया 10 वोल्ट। अब जैसे ही माइनस का 20 वोल्ट इस पे पोटेंशियल हो जाएगा, प्लस का 20 वोल्ट इसके पास ऑलरेडी है, तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों 0 वोल्ट। तो बॉडी का पोटेंशियल कितना हुआ 0 वोल्ट। अर्थ का पोटेंशियल तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए हैं। तो फाइनली हुआ क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब चार्ज क्या आ गया नेगेटिव, राइट। अब यहां देखिए बॉडी चार्ज हो गई है, चार्ज है नेगेटिव, और पोटेंशियल कितना है अब इसका 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उसका पोटेंशियल 0 हो सकता है। रीजन, क्योंकि इसके नेगेटिव की वजह से इस पर नेगेटिव का पोटेंशियल आया, और ये पास में जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखी हुई है उसकी वजह से इस पर पॉजिटिव का पोटेंशियल आया। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम, नेचर में अपोजिट, तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों इसका 0 के बराबर, राइट। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, हमने क्या किया है, अर्थिंग को हटा लिया। तो अर्थिंग को हटाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज है ही है। अब आप देखिए यहां पे नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज इसके नजदीक है। रीजन, क्योंकि इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को जो है वो अट्रैक्ट किया हुआ है, राइट, इसलिए इसके पास में रहेगा। तो इस केस में भी क्या है, चार्ज कितना इस बॉडी पे नेगेटिव, पोटेंशियल कितना 0। अब मैंने क्या किया, चार्ज बॉडी को यहां से हटा लिया। जब चार्ज बॉडी को मैं यहां से हटा लूंगा तो इसका जो इफेक्ट आ रहा था इस पर, मतलब प्लस 20 वोल्ट जो आ रहा था वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, राइट, उसकी वजह से तो पोटेंशियल आएगा ना। तो यहां पे आप देखिए चार्ज नेगेटिव और पोटेंशियल जो होगा यहां पे वो माइनस का, राइट। तो इस केस में तो क्या होगा, जब तक ये रखी हुई है तब तक तो चार्ज नेगेटिव तो है लेकिन पोटेंशियल 0। अब मैंने इसको तो हटा लिया है, इस बॉडी को मैंने हटा लिया है, तो इसका जो पोटेंशियल आ रहा था वो तो खत्म हो गया। तो अब क्या होगा, इस बॉडी पे चार्ज क्या है नेगेटिव है, और उसकी वजह से इस पर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से इंडक्शन की हेल्प से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब यहां आप देखिए, इंडक्शन से हमने बॉडी को चार्ज किया, तो चार्ज जब हमने किया तो हमें अर्थिंग करना पड़ा। तो क्या मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो क्या हमेशा अर्थिंग करना पड़ेगा बच्चों? जरूरी नहीं है। हम बिना अर्थिंग किए हुए भी इंडक्शन के फिनोमेना से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम बात करते हैं नेक्स्ट में। आप देखिए, टू अनअर्थड मेटल स्फीयर्स प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट कैन बी ऑपोजिटली चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए कैसे, मान लीजिए दो कंडक्टर हैं आपके पास जो कि कांटेक्ट में है, दो कंडक्टिंग स्फीयर मान लीजिए ए एंड बी एक दूसरे के कांटेक्ट में। फर्स्ट स्टेप में दिखाया गया है। सेकंड में आप देखिए, मैंने ये कांटेक्ट जो स्फीयर है इसके पास में एक चार्ज बॉडी को रखा हुआ है। जब ये चार्ज बॉडी को रखा हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम जानते हैं ये कांटेक्ट स्फीयर है और कंडक्टिंग है, तो इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जब ये कांटेक्ट में है तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी यहां से निकलकर यहां इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो आएंगे। तो आप देखिए इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गए, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब हुआ इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हो गया इंडक्शन, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, राइट। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप जो है वो एज इट इज रहेगी, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब आप देखिए, मैंने इसको स्लाइटली सेपरेट कर दिया, राइट, थोड़ा सा सेपरेट किया।
अलग कर दिया तो इसमें नेगेटिव इधर आ गया और पॉजिटिव इधर आ गया। आप देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, यहां पे नेगेटिव यहां है, पॉजिटिव यहां है। क्यों है? क्योंकि ये चार्ज बॉडी इसके पास में रखी हुई है, तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट रखेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस चार्ज बॉडी को हटा लिया, इसका इफेक्ट खत्म हो गया बच्चों, राइट। तो अब बचा क्या? अब इसके अंदर जो नेगेटिव और इसके अंदर जो पॉजिटिव था वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अब ये नियरेस्ट आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। और अगर मैंने इनको और ज्यादा डिस्टेंस पे ला दिया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे अगर मैंने इनको कर दिया दोनों स्फीयर को, तो क्या होगा? इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव पे इफेक्ट नहीं लगेगा और इस पॉजिटिव पे इस नेगेटिव का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस आपने बढ़ा दिए, राइट। तो फिर क्या होगा? ये जो नेगेटिव है उन नेगेटिव के बीच में तो रिपल्शन होगा ना, तो रिपल्शन होगा तो क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। और ऐसे ही इस पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा और पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हमको बिना अर्थिंग किए हुए बॉडी को इंडक्शन से चार्ज करना है तो भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम यहां ले रहे हैं कि चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स टू अ न्यूट्रल बॉडी। क्या एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है? हम ये जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्या पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है क्या? क्वेश्चन ये है। अब यहां पर आप देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जब हम कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब करते हैं, राइट, जब हम कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब करते हैं और उस कॉम्ब को मैं पीसेस ऑफ पेपर के पास में लेके जाता हूं, तो पीसेस ऑफ पेपर उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट क्यों हुए? जबकि पीसेस ऑफ पेपर पे तो कोई चार्ज नहीं है। आप देखिए, हमने कॉम्ब को रब किया ड्राई हेयर से, कॉम्ब पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। ड्राई हेयर पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और मैं उस नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब को न्यूट्रल जो पीसेस ऑफ पेपर है उनके पास में लेकर जा रहा हूं और वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फेनोमेना हो रहा हो तो। देखिए कैसे कर सकती है। मान लीजिए ये कॉम्ब है, यहां देखिए, मान लीजिए ये कॉम्ब है, इसी केस में ये कॉम्ब है, इस पे चार्ज आया नेगेटिव, राइट, और पीसेस ऑफ पेपर इसके पास में रखा हुआ है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है और वो इंसुलेटर पे भी आ सकता है, कंडक्टर भी आ सकता है। तो पीसेस ऑफ पेपर जो है वो इंसुलेटर होता है। जैसे इस नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब को मैं इसके पास में लेकर आऊंगा तो इंडक्शन की वजह से ये क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, और ये क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा, राइट। अब आप देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि रिपल्शन ज्यादा होगा बच्चों? अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ऑपोजिट नेचर के चार्ज ज्यादा नजदीक में है। सेम उसी पर ये क्वेश्चन है। आप देखिए, हम कह सकते हैं यस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए यहां पर एक चार्ज बॉडी है और ये जो है ये न्यूट्रल बॉडी है। इसको पास में रखा चार्ज बॉडी को, जैसे मैंने पास में रखा तो इंडक्शन की वजह से ये वाला सरफेस क्या बनेगा? नेगेटिव। ये वाला सरफेस क्या बनेगा? पॉजिटिव। अब आप देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अपोजिट नेचर के चार्ज ज्यादा नजदीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब एक चार्ज बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। यहां पर आपको, आप देखिए, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। ये एक चार्ज स्फीयर मान लीजिए, कोई भी बॉडी है, चार्ज बॉडी है, और ये जो है ये भी एक बॉडी है, लेकिन मैंने इसको बारी बारी से इसको चेंज किया। पहले मैंने ये बॉडी सिल्वर की ली, फिर मैंने यही बॉडी कॉपर की ली, फिर मैंने इस बॉडी को एल्यूमिनियम का लिया, और हर केस में मैं इसके पास में लेकर आया। तो हमें यह बताना है कि जब मैं डिफरेंट मेटल की बॉडीज को इस चार्ज बॉडी के पास में रखूंगा तो क्या जो चार्ज इंड्यूस होगा वो तीनों ही केस में सेम होगा क्या?
क्वेश्चन मेरा ये है। तो फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज इन ऑल केसेस। तो यहां पर इसका जो आंसर है, इंड्यूस्ड चार्ज, सॉल्यूशन, इंड्यूस्ड चार्ज in all cases will be same। मेरा क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? ये एक चार्ज बॉडी फिक्स है, ये जो है इसके पास में जो मैं दूसरी बॉडी रख रहा हूं जो कि न्यूट्रल बॉडी है, उसको मैं मटेरियल चेंज कर रहा हूं। एक बार मैंने सिल्वर का लिया, एक बार मैंने कॉपर का लिया, एक बार मैंने एल्यूमिनियम का लिया। तो तीनों ही केस में जो इंड्यूस चार्ज होगा वो सेम होगा। बोलो क्यों? देखिए फार्मूला क्या होता है इंड्यूस चार्ज का, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। तीनों ही केस में यही बॉडी यहां रखी हुई है, इसका मतलब सोर्स चार्ज की वैल्यू फिक्स है। मुझे इंड्यूस चार्ज की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए Ag, कॉपर और एल्यूमिनियम तीनों ही मेटल है, और मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो तीनों ही केस में जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू सेम, तो इसका मतलब क्यू डैश की वैल्यू भी सेम होगी। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इंफिनिटी किसके लिए? एजी के लिए, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, तीनों के लिए इसकी वैल्यू सेम होगी, इसलिए इंड्यूस चार्ज की वैल्यू भी सेम होगी। मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एनसीईआरटी में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, और उसके अलावा कुछ अलग प्रॉपर्टीज भी हम चार्ज के पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मुझे किसी बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एल्जेब्रिकली। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अगर किसी बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना हो, तो उस बॉडी में जितने भी चार्जेस हैं उन सभी को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर लीजिए, तो आपको उस बॉडी का टोटल चार्ज मिल जाएगा। एल्जेब्रिकली ऐड इसलिए क्योंकि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी को हम एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहां पर बात करें कि ये कोई बॉडी है इस तरह से, माइनस Q1 चार्ज यहां पर प्लेस्ड है, प्लस Q2 चार्ज यहां पर है, प्लस Q3 चार्ज यहां पर है, राइट। तो अब मुझे टोटल चार्ज निकालना हो अगर इस बॉडी का, तो Q इज इक्वल टू चार्जेस को उनके साइन के साथ में रख दीजिए और एल्जेब्रिक सम आप करिए, तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस तरह से मैं टोटल चार्ज उस बॉडी पे निकाल सकता हूं। तो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात की। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब हुआ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हां, आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। अब इसके दो फेमस एग्जांपल है बच्चों जो आपको याद रखना है, जो कि ये बताएगा कि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। पहला एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या है, मान लीजिए यहां पर ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये गामा फोटोन है। फोटोन क्या होता है हम जानते हैं, एनर्जी का बंडल होता है, राइट। तो गामा फोटोन में एनर्जी है लेकिन फोटोन का मास 0 होता है। तो यहां पर जब गामा फोटोन इस न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा तो गामा फोटोन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, और ये जो गामा फोटोन है वो दो पार्टिकल में टूट जाएगा। एक पार्टिकल मिलेगा आपको पॉजिट्रॉन और दूसरा पार्टिकल मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन। तो आप ये देखिए, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल है। मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा लेकिन नेचर अपोजिट होगा, और दोनों के मास जो है वो सेम होते हैं, राइट। तो यहां पर आप देखिए, जैसे ही गामा फोटोन ने स्ट्राइक किया न्यूक्लियस से, गामा फोटोन का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया और एक आपको पार्टिकल मिला पॉजिट्रॉन, एक पार्टिकल मिला आपको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दो पार्टिकल आपको मिले और इन दोनों पार्टिकल के कुछ ना कुछ मास तो होगा,
इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहां पर मास में कन्वर्ट हो गया। और क्योंकि दो पार्टिकल आपको मिले हैं, एक पेयर मिला है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पेयर प्रोडक्शन। अब यहां पर हमें तो चार्ज कंजर्वेशन की बात करनी है, तो आप देखिए फोटोन का जो चार्ज होता है वो हमेशा जीरो होता है, तो गामा इनिशियली इस फोटोन का चार्ज कितना है, जीरो के बराबर। अब जब ये दो पार्टिकल में टूटा तो हमने बात की थी कि पॉजिट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी होता है, लेकिन साइन ऑपोजिट होता है। तो यहां देखिए पॉजिट्रॉन का प्लस ई चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो माइनस ई है, तो नेट चार्ज कितना हुआ बच्चों, जीरो के बराबर। मतलब इनिशियल भी चार्ज जीरो था और फाइनल भी चार्ज जो है वो जीरो है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि यहां पर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, क्योंकि ये तो एनर्जी है पूरा, मास तो इसका जीरो होता है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, मास पार्टिकल में। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। तो एनर्जी से मास में कन्वर्जन का ये एक बेस्ट एग्जांपल है, राइट। सेकंड देखिए आप, पेयर एनिहिलेशन, इसका जस्ट उल्टा, पेयर प्रोडक्शन का उल्टा है ये। इसमें क्या हो रहा है, एक पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं। जैसे ही पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस हो जाएगा खत्म, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो गामा फोटोन ये देके जाएगा, राइट। तो यहां पर भी आप देखिए इनिशियली टोटल चार्ज इन दोनों का कितना हुआ बच्चों, प्लस ई तो इसका हो गया, माइनस ई इसका हो गया, तो जीरो हो गया। और इस गामा फोटोन का चार्ज भी जीरो और इस गामा फोटोन का चार्ज भी जीरो, तो नेट चार्ज फाइनली कितना हुआ, जीरो। तो यहां पर भी क्या है, इनिशियली चार्ज भी जीरो था, फाइनल चार्ज भी जीरो था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इन दोनों के पास मास है और इसमें मास नहीं है, राइट। और क्या हो रहा है, मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, क्योंकि फोटोन के पास एनर्जी होगी तो मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। तो इनके अलावा और भी बहुत सारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी उन सभी में, और न्यूक्लियर रिएक्शंस जितनी भी होंगी उन सभी रिएक्शंस में चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो चार्ज इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आइदर केमिकल और न्यूक्लियर। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और क्वांटा वर्ड जो है वो आपने पहले भी कई बार सुना होगा, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज अगर आपको निकालना हो तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज E, और चार्ज ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, हम जानते ही हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और E जो है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी हम ये बोलते हैं कि ये क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि उस फिजिकल क्वांटिटीज की हम कुछ डेफिनेट वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, राइट, Q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्योंकि चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बच्चों, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे n की वैल्यू रखेंगे 1, E की वैल्यू हो जाएगी ये, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से यहां पर चार्ज जो मिलेगा वो मिलेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर मैं इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता, मान लीजिए मैंने एक नहीं निकाल के दो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में से निकाले, तब दो इलेक्ट्रॉन में निकाल दूंगा तो अब जो चार्ज मुझे मिलेगा वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का डबल मिलेगा। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के बराबर। ठीक है। अगर मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता, 3 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना मिलता, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, राइट। मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का 3 टाइम्स। अब आप देखिए चार्ज मुझे ये मिलेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो, अगर मैंने दो निकाले तो उसका डबल मिलेगा, 3 निकाले तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम मिलेगा। अगर मैं ये चाहूं
कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम और 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बीच में कोई वैल्यू मुझे चार्ज के मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? इलेक्ट्रॉन। एक निकाला सीधा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, दो निकाले तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, तीन निकाले तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो मुझे ई के मल्टीपल में ही मुझे चार्ज मिल सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्लियर है बच्चों? राइट। अब यहां पर एक देखिए क्वांटा, minimum possible value of physical quantity that can exist freely in nature is known as quanta of that physical quantity. क्वांटा का मतलब होता है जो भी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है उसके क्वांटा का मतलब होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी की मिनिमम जो वैल्यू आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चार्ज की मिनिमम वैल्यू कब मिल सकती है? जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाल लिया तो सीधा चार्ज कितना मिलेगा? 0 से 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 कूलाम, और यही चार्ज की मिनिमम वैल्यू होगी, और इस मिनिमम वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि क्वांटाइज्ड है तो उसका क्वांटा जो होता है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये जो हमने स्टार्टिंग की जो तीन प्रॉपर्टीज की हमने जो बात की थी वो बेसिक प्रॉपर्टीज थी बच्चों। और नेक्स्ट अदर प्रॉपर्टीज जो है, सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फोर्थ जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज। फिफ्थ जो है वो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, दैट मीन्स चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान भी रखना है आपको। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज के लिए मास का होना जरूरी है, राइट? तो यहां देखिए, इट मींस चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब चार्ज के लिए मास का होना जरूरी है लेकिन मास के लिए चार्ज का होना जरूरी नहीं है। बेस्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन न्यूट्रॉन का मास तो होता है, राइट? फोटोन एंड न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो भी एक पार्टिकल है, तो फोटोन और न्यूट्रिनो जो है, राइट, उन पे चार्ज जीरो होता है। फोटोन और न्यूट्रिनो इन पे चार्ज क्या है? Q इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो होता है? आपसे पूछा जाए कि भाई फोटोन और न्यूट्रिनो पे चार्ज जीरो क्यों होता है, तो सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि चार्ज के लिए मास का होना जरूरी है। इट मींस चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। अब क्योंकि फोटोन और न्यूट्रिनो का कोई मास नहीं है इसलिए इनका चार्ज कितना होगा? जीरो होगा, राइट? अब यहां पर जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो उसके मास में चेंजेस आएगा। इन चार्जिंग द मास ऑफ बॉडी चेंज। कैसे चेंजेस आएगा आप देखिए। हम पहले बात करते हैं इसकी। ये एक न्यूट्रल बॉडी है, Q इज इक्वल टू जीरो हो गया। मास इसका कितना है? कैपिटल M हमने माना, वॉल्यूम V है, डेंसिटी इसकी D है और D इज इक्वल टू हम M/V कह सकते हैं। अब मैं इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं, तो बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब हुआ कि हमने उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया, राइट? तो जब मैंने उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉनों को निकाला, जितने इलेक्ट्रॉनों को मैंने निकाला उतने इलेक्ट्रॉन का मास तो उस बॉडी में अब कम हो जाएगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, राइट? तो जब मैं बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करूंगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। न्यूट्रल बॉडी से हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए अब इसका जो मास है m डैश माना, वो m से कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हमने निकाले उतने इलेक्ट्रॉनों का मास जो है वो कम हो जाएगा, तो m डैश लेस देन m। अच्छा, इसके वॉल्यूम की मैं बात करूं, इसके कंपेयर में इसका वॉल्यूम, तो v डैश ग्रेटर देन v होगा, मतलब वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा? आप देखिए, जब हम बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो बॉडी में से हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जब हमने निकाले पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए तो बहुत सारे पॉजिटिव इसके अंदर आ गए। जब बहुत सारे पॉजिटिव यहां आ गए तो अब पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन भी तो होगा ना। यहां पर पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? जब रिपल्शन होगा तो बॉडी जो है वो फैलेगी, इसका मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो न्यूट्रल बॉडी के वॉल्यूम से ज्यादा होता है ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव आयंस, राइट। तीसरा जो है, अगर मैं इसकी डेंसिटी के बारे में बात करूं तो डेंसिटी का क्या होगा। आप देखिए डेंसिटी जो है वो इसकी डेंसिटी से कम होगी। कैसे कम होगी, यहां देखिए डी डैश इज इक्वल टू एम डैश बाई वी डैश। मास इसका कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है तो वो भी डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। तो फाइनली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो डेंसिटी है वो न्यूट्रल बॉडी से कम होगी, राइट। अब अगर मैं बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करूं तो क्या होगा। आप देखिए बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने का मतलब क्या हुआ, हमने उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को एंटर करा दिया। तो जितने इलेक्ट्रॉन हमने उसमें एंटर कराए उतने इलेक्ट्रॉनों का मास तो बढ़ जाएगा ना उसमें, राइट। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इसका जो मास है हमने एम डबल डैश मान लिया है, तो एम डबल डैश ग्रेटर देन एम होगा। वॉल्यूम अगेन इसका भी बढ़ेगा, क्योंकि अब जो नेगेटिव आयंस जो हैं उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से बॉडी फैलेगी तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। तो दोनों ही केस में वॉल्यूम इंक्रीज ही होगा ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन नेगेटिव आयंस। अच्छा, डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी में आप देखिए मास इसका बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है, तो मास बढ़ रहा है तो ये डेंसिटी को बढ़ाएगा, राइट। और यहां पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये डेंसिटी को कम करेगा। अब आप देखिए मास का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, किसके कंपेयर में, वॉल्यूम के कंपेयर में। मतलब बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी तो कम, लेकिन घटेगी ज्यादा। तो फाइनली क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज बॉडी की डेंसिटी न्यूट्रल बॉडी से कम होगी, मास ज्यादा होगा और वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो ये इस तरह से कंपैरिजन है तीनों में, चार्ज बॉडी में, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास, दो ऑब्जेक्ट हैं उनका मास इक्वल है, आर न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल हैं। इफ 100 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, कैलकुलेट डिफरेंस इन मास बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर चार्जिंग। देखिए सॉल्यूशन में इन दोनों का जो मास है वो सेम है न्यूट्रल बॉडी का। 100 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर करके यहां चले गए, इसका मतलब इसका जो मास है वो कम हो गया। कितना कम हुआ, 100 इलेक्ट्रॉनों के मास के बराबर कम हो गया, और इसका उतना ही 100 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर मास इसका बढ़ गया। तो आप देखिए मास ऑफ बॉडी ए जो है एम ए, हमने इसको नाम दिया एम माइनस 100 एम ई। एम ई यहां पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ बॉडी बी जो है वो एम प्लस 100 एम ई। हमें चार्जिंग के बाद में जो दोनों के मास हैं उनमें डिफरेंस निकालना है। तो मास डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल एम इज इक्वल टू एम बी माइनस एम ए, क्योंकि इसका ज्यादा है, इसमें हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये मिलेगा आपको 200 एम ई। तो 200 और एक इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 18.2 इंटू 10 की पावर माइनस 29 किलोग्राम। तो इतना डिफरेंस हो जाएगा। तो जब भी हम बॉडी को चार्ज करते हैं, चाहे पॉजिटिवली चार्ज करें चाहे नेगेटिवली चार्ज करें, तो मास में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट जो है सेवंथ प्रॉपर्टीज। सेवंथ प्रॉपर्टीज में देखिए बच्चों, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी पार्टिकल का जो चार्ज है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। सपोज मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है और वो रेस्ट कंडीशन में है, और उसका चार्ज क्यू है। अगर वही चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देगा तब भी उसका चार्ज वही रहेगा जो कि रेस्ट कंडीशन में था। दिस मीन्स, तो हम यहां कह सकते हैं दिस मीन्स चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब इसको मैं मास से कंपेयर कर रहा हूं, वाइल मास डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। किसी भी बॉडी का जो मास है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, और वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करता है। ऐसा आपने 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ा होगा। यहां पे एम नोट जो है वो रेस्ट मास है बॉडी का, एम जो है वो मूविंग मास है, वी उस पार्टिकल की स्पीड है, राइट, और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अब अगर मान लीजिए पार्टिकल जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब v इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो मूविंग मास और रेस्ट मास बराबर, राइट। अगर मान लीजिए उसकी स्पीड है कुछ, यानी कि v ग्रेटर देन 0 है, तो जो मूविंग मास होगा आप देखिए वो रेस्ट मास से ज्यादा होगा। इसका मतलब जो मूविंग बॉडी होती है उस मूविंग बॉडी का जो मास होता है वो रेस्ट मास से हमेशा ज्यादा होता है। कैसे होगा, आप देखिए यहां पर जब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी,
जब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो आप ये देखिए v की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट। तो यहां पर क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी तो m की वैल्यू m नॉट से ज्यादा होगी। इसका मतलब मूविंग मास हमेशा रेस्ट मास से ज्यादा होता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक चार्ज पार्टिकल है और रेस्ट कंडीशन में, मतलब v इज इक्वल टू 0, तो चार्ज पार्टिकल जो कि रेस्ट कंडीशन में है उसकी वजह से केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दे, यहां पर देखिए v कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। अगर मैं याद दिलाऊं तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के अंदर मूव करता है, मतलब चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर मूव करता है। और हम एक चीज और जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। तो यहां पर भी तो एक तरह से चार्ज मूव कर रहा है, राइट। तो चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग कंडीशन में है, तो क्योंकि चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, लेकिन वो मूव कर रहा है तो साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि चार्ज पार्टिकल मूव तो कर रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, या तो एक्सेलरेशन है चार्ज पार्टिकल के अंदर या रिटार्डेशन है। तो उस कंडीशन में ई प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही होगा, मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, और साथ में एक यहां बोला गया है एंड रेडिएट ईएमडब्ल्यू। अब ईएमडब्ल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपको ध्यान रखना है। ईएमडब्ल्यू का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा एक चैप्टर भी है, वहां पर हम इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या बन गया, अगर रेस्ट चार्ज है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, और अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रखता है, मतलब रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी वो रेडिएट करेगा। नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो है लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। हम जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आप यहां देखिए दोनों नेगेटिव हैं, रिपेल कर रहे हैं, मतलब दूर भगाएंगे। यहां पर दोनों पॉजिटिव हैं, रिपेल कर रहे हैं, दूर भगाएंगे। यहां पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली रिपल्शन कैन कंफर्म दैट एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड। अगर आपको ध्यान हो तो हमने चार्ज को डिटेक्ट कैसे किया जाता है वो हमने बात की थी। तो चार्ज को डिटेक्ट कैसे किया जाएगा, फोर्स की हेल्प से। अगर मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, हमने उसको किसी अदर चार्ज बॉडी के पास में रखा, और अगर मान लीजिए अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है तो उसके बेस पर ही हम बोलते हैं, राइट। तो अब यहां पर मैंने कहा है कि रिपल्शन कैन कंफर्म दैट, मतलब रिपल्शन, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, आपको पता है कि उस बॉडी पे चार्ज है, गिवन है, कोई दूसरी बॉडी चार्ज है या नहीं है इसके बारे में आपको पता करना है। मैं उस चार्ज बॉडी को उस दूसरी बॉडी के पास में लेकर गया, आपने देखा अट्रैक्शन हो रहा है, क्या अट्रैक्शन के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि बॉडी पे चार्ज है, जो दूसरी बॉडी है उस पे भी चार्ज है? नहीं कह सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि एक चार्ज बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। ऐसा हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने एक चार्ज बॉडी रखी हुई थी और पास में एक न्यूट्रल बॉडी थी और उनमें भी अट्रैक्शन हो रहा था। इंडक्शन में हमने क्वेश्चन किया। तो कहने का मतलब ये हुआ, चार्ज बॉडी चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो, अगर मैं उसको किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में रखता हूं तो अट्रैक्शन हो सकता है। और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को भी तो अट्रैक्ट कर सकती है। तो आंसर दो हुए, चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दो पॉसिबिलिटीज बन गई। लेकिन अगर मान लीजिए
रिपल्शन हो रहा है तो मैं 100% ये कह सकता हूं कि दूसरी बॉडी में भी चार्ज प्रेजेंट है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, दिया हुआ है, कंफर्म मैग्नेट है, राइट। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है और हम उस मैग्नेट को उसके पास में लेकर आए, वो अट्रैक्ट हो गया। दो पॉसिबिलिटीज बन गई, वो सिंपल आयरन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और वो मैग्नेट भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए रिपल्शन हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरा भी क्या है, मैग्नेट ही है। इसीलिए रिपल्शन की हेल्प से ही हम ये कह सकते हैं कि दूसरी बॉडी पर भी चार्ज है। कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? हम ये बोलते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। दो नेगेटिव चार्जेस हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, उस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से, राइट। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, दूसरा रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। It states that the force of attraction or repulsion between 2 point charges at rest is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them, right? तो ये कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स अगर आपको निकालना हो तो मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, F is proportional to Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, के एम, हमने उसको नाम दिया के एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और के एम क्या है, मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट मतलब वो दोनों चार्ज पार्टिकल्स जिनके बीच में हम फोर्स निकाल रहे हैं वो किस मीडियम में रखे हुए हैं। अगर वो एयर में है तो के एम की वैल्यू अलग हो जाएगी, अगर वो वाटर में प्लेस्ड है तो के एम की वैल्यू अलग हो जाएगी। और जैसे ही मीडियम चेंज होगा, यहां से आप देखिए उन पर लगने वाला फोर्स भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहां आप देखिए दो चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल ये है, ठीक है। और यहां पर ये Q1 Q2 है और Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो जब दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा और किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। और ऐसे ही इस पर Q1 जो है वो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब दोनों पर फोर्स जो होगा वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। और जो फोर्स लगेगा वो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग लगेगा, राइट। तो रिपल्शन फोर्स हो गया। यहां पर अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तब क्या होगा, यानी कि Q1 Q2 लेस देन कितना हो गया, 0 के बराबर। अब आप यहां देखिए अट्रैक्शन होगा और इस Q1 पे जो फोर्स लगेगा, इस Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो माइनस Q2 लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और माइनस Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो Q1 लगाएगा और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगेन यहां पर भी दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होंगे, ठीक है। अब यहां पर अब फोर्स, अगर मान लीजिए मैं वैक्यूम, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल जो है वो एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उस केस में फोर्स क्या होगा, फोर्स इन वैक्यूम और एयर। तो एफ नोट हमने उसको नाम दिया है, वैक्यूम में जो फोर्स है इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए मैं वैक्यूम या एयर की बात करता हूं तो केम जो है वो के बन जाएगा, राइट। और इसकी जो वैल्यू होगी एयर या वैक्यूम में, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 9 इंटू 10 की पावर 9। यूनिट हम निकाल सकते हैं यहां से, के की यूनिट न्यूटन, ये इधर जाके हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये इधर जाके हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, राइट। एप्सिलॉन नॉट यहां पर एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, एयर में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि वैक्यूम और एयर के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो लगभग सेम ही होती है। तो यहां पर आप देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर भी बोल सकता हूं और वैक्यूम भी बोल सकता हूं। इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और इसकी जो यूनिट होगी वो के की जो यूनिट है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, राइट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एयर या वैक्यूम में जो फोर्स है के की वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया तो ये क्या बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर मुझे वैक्यूम या एयर में फोर्स निकालना हो तो यहां से हम निकाल सकते हैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर कोई मीडियम में प्लेस किया हुआ हो हमने, चार्ज पार्टिकल जो है वो मीडियम में प्लेस्ड है, तो फिर यहां पर ये हो जाएगा Fm इज इक्वल टू Km Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर अब Km जो है यहां पे आ जाएगा अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हम कब यूज में लेते हैं, जब हम एयर या वैक्यूम में बात कर रहे हो। एप्सिलॉन यहां पे किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हो सकती है, तो एप्सिलॉन जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और यहां पर एप्सिलॉन जो है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो गया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट हो गया वैक्यूम और एयर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एक टर्म और है यहां पे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो फेनोमेना की बात की थी वहां पर भी हमने एप्सिलॉन आर की बात की थी, तो ये एप्सिलॉन आर वही है जो हमने वहां डिस्कस किया था। तो यहां पर आप देखिए के एम की वैल्यू मैंने पुट की पहले तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन को मैं रखूंगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो यहां पर ये मिल जाएगा मुझे, और ये जो है यहां पर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एफ नॉट, और ये एप्सिलॉन आर यहां पर आ जाएगा। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो मिनिमम जो है वो एयर या वैक्यूम के लिए ही होती है जो कि 1 होती है। इसके अलावा कोई भी अदर मीडियम है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स आपको जो मिलेगा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में मैक्सिमम वो कहां मिल सकता है, एयर या वैक्यूम में, राइट। और अगर अदर मीडियम है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मीडियम में फोर्सेस जो है वो कम होता जाएगा। अब यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो अब यहां से आप देखिए ये जो Fm इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर है, इसी से मैं एप्सिलॉन आर को लिख सकता हूं एफ नॉट बाई एफ एम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। वैक्यूम में फोर्स कितना है वो हमने निकाल लिया दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। अब उन्हीं दोनों पॉइंट चार्जेस को मैंने किसी मीडियम में प्लेस किया, मीडियम में मैंने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, राइट। तो इसका जो रेशियो मुझे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर के बराबर, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। अब यहां देखिए ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन हो गया कैंसिल आउट, तो एप्सिलॉन आर की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या होगी, यूनिट लेस क्वांटिटी। तो ये डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी हो गई। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम और एयर के लिए, और अगर मैंने इन दोनों, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो 81 होती है। और अगर मैं मेटल की बात करता हूं या फिर मैं कंडक्टर की बात करता हूं तो कंडक्टर और मेटल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। एक टर्म और है एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो कि हम बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की डेफिनेशन भी पूछी गई है एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखना है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अफेक्टेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी एक तरह से हमें यह बताएगी कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं वो किसी मीडियम में प्लेस कर दिए आपने, तो उसकी उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स या जो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसकी वैल्यू को वो कितना अफेक्ट कर रहा है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिसाइड करती है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उन दोनों के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो उतना ही कम होगा। या फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उतना ही डिक्रीज हो जाएगा।
तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जो डेफिनेशन है बच्चों आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर इज 100 न्यूटन एंड एट सेम डिस्टेंस इन मीडियम इज 20 न्यूटन। मतलब चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, लेकिन अब हमने उन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो अब जो फोर्स है वो 20 न्यूटन हो गया। व्हाट इज एप्सिलॉन आर ऑफ मीडियम? तो आप देखिए यहां पर एफ नॉट जो है वो आपको दिया हुआ है, मतलब वैक्यूम में जो फोर्स है वो 100 न्यूटन आपको गिवन है। न्यूटन, और मीडियम में जो फोर्स है वो आपको है दिया हुआ है 20 न्यूटन के बराबर। हमें एप्सिलॉन आर निकालना है, तो एप्सिलॉन आर का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, एफ नॉट बाय एफ एम होता है, राइट। तो एफ नॉट की जो वैल्यू है वो 100 न्यूटन है डिवाइडेड बाय 20 न्यूटन, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5। और हम बात कर चुके हैं कि एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट होती नहीं है, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 मिल जाएगी। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसमें देखिए आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है और 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड हियर, Q1 और Q2। Q1 का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर जो है वो R1 वेक्टर है, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर है। यहां पर R12 वेक्टर जो है वो 2 के रेस्पेक्ट में, Q2 के रेस्पेक्ट में Q1 का पोजीशन वेक्टर है, और R21 वेक्टर जो है वो Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 का पोजीशन वेक्टर है। हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ में दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होगा और डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा। तो F12 वेक्टर जो है वो Q1 पर फोर्स है, Q2 लगा रहा है, और F21 वेक्टर Q2 पर फोर्स है और Q1 लगा रहा है। अब यहां पर हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, तो Q1 पर जो Q2 फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, वेक्टर फॉर्म में हमें दिखाना है इसमें, तो F12 वेक्टर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, राइट। और यहां पर क्योंकि मुझे वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, तो F12 की डायरेक्शन जो होगी वो मैं R12 वेक्टर की डायरेक्शन में कह सकता हूं, या फिर मैं R12 कैप की डायरेक्शन में भी बोल सकता हूं। तो यहां पर हमने F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप हो गया। अब यहां पे यूनिट वेक्टर जो है वो हम निकाल सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन R12 से। यहां पर मैंने इस R12 कैप पर मैंने यहां पर वैल्यू को प्लेस किया, तो यहां पर हमारे हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन यहां हो जाएगा R12 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, अब मुझे इस F12 वेक्टर की जो वैल्यू है वो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर की फॉर्म में निकालनी है। तो यहां पर हम R12 वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे R1 R2 की फॉर्म में। तो इसमें देखिए ट्राइंगल ऑफ वेक्टर से आप देखिए कि हम जानते हैं कि जो सेम ऑर्डर में होते हैं, किसी ट्राइंगल में जो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं उनका सम जो अपोजिट ऑर्डर में होता है उसके बराबर होता है। तो यहां पर R2 वेक्टर और R12 वेक्टर जो है वो सेम ऑर्डर में है, और R1 वेक्टर जो है वो अपोजिट ऑर्डर में है। तो इन दोनों का जो सम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 वेक्टर के बराबर, और R12 वेक्टर की यहां पे वैल्यू हमें मिल जाएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहां पर आप देखिए F12 वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का क्यूब, और R12 वेक्टर को मैंने लिखा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहां देखिए R12 वेक्टर जो है वो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के बराबर है। तो सिंपली अगर मैं R12 की बात करूंगा तो R12 को मैं क्या लिख सकता हूं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड के बराबर लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, R12 क्यूब है
तो यहां पर मैंने R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड और उसका क्यूब लगा दिया। ठीक है, तो ये तो हमने F12 वेक्टर की बात की। अब सिमिलरली अगर मैं Q2 पर फोर्स की बात करूं तो Q2 पर फोर्स कौन लगाएगा? Q1 लगाएगा। आप देखिए Q2 पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन F21 वेक्टर ये है और कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। तो मैंने यहां पर लिखा F21 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये R21 स्क्वायर और यहां हो जाएगा R21 कैप। अब यहां पे R21 कैप जो है, R21 कैप को मैं क्या लिख सकता हूं? R21 वेक्टर अपॉन R21 के बराबर। तो मैंने यहां क्या किया है? R21 कैप को मैंने वैल्यू पुट की, तो यहां R21 वेक्टर अपॉन R21 ये क्यूब बन गया। अब मुझे इसको अगेन वही R1 वेक्टर और R2 वेक्टर की फॉर्म में दिखाना है। तो यहां पर आप देखिए, जैसे R21 वेक्टर की वैल्यू मुझे निकालनी है तो क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, यहां पर जो R21 था उसको मैंने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड कर दिया और क्यूब आ गया, और R21 वेक्टर की वैल्यू हमने यहां पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कर दी। अब आप देखिए इसके पहले वाली इक्वेशन में जो इक्वेशन सेकंड है, वो इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये है, ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास। तो यहां पर R21 कैप है। अब एक चीज देखिए, R21 कैप और R12 कैप दोनों यूनिट वेक्टर ही है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, केवल डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। तो यहां पर R12 कैप इज इक्वल टू मैं माइनस R21 कैप लिख सकता हूं। तो इसकी जगह पर मैंने R21 कैप की जगह पर मैंने ये प्लेस कर दिया माइनस R12 कैप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से हमारा ये बन जाएगा माइनस R12 कैप मैंने यहां लिख दिया, माइनस को मैंने आगे ले लिया, और यहां पर आप देखिए R21 जो है और R12 बराबर ही होंगे, क्योंकि R21 और R12 का मतलब क्या है? 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस है। तो यहां पर मैंने माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप हो गया। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? F12 वेक्टर बन जाएगी। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस F12 वेक्टर, या फिर जब इसको इधर लेकर आएंगे तो F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? मुझे 0 मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन से आप देखिए, इस इक्वेशन से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि दोनों ही चार्जेस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, जिसको नेगेटिव साइन बता रहा है। और ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि दोनों ही चार्जेस का जो मिला के जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा।